हेलो। ये वीडियो है आंसर राइटिंग के ऊपर और क्या मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है अपने मेंस में उसके ऊपर। अगर आप यूपी पीसीएस का 2025 वाला मेंस लिख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले आंसर राइटिंग में आपको क्या करना है। आपको अभी अपने इन 40 डेज़ में अपना कंटेंट बिल्ड करना है, जो आप करोगे अपने बेसिक सोर्सेज से, जिन्हें आप रोज़ रिवाइज़ करोगे, ताकि जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठो तो आपको समय ना लगे और आप टाइम में ही अपना पेपर कंप्लीट कर सको। दूसरा है मॉडल आंसर्स। जो भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है वहाँ पे जो आपको मॉडल आंसर्स मिल रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, आप उनको अच्छे से पढ़ोगे। जो चीज़ें आपके सोर्सेस में मिसिंग है आप उन्हें वहाँ से लिखोगे। इसके बाद आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप किसी भी मेन स्पेसिफिक मैगज़ीन को डाउनलोड करके या उसको पीडीएफ ले करके पढ़ सकते हो। उन्होंने उसमें सब्जेक्ट वाइज सारा करंट अफेयर रहता है पूरे साल का, और आप उसे अपने एग्जाम्पल और डेटा के तौर पे यूज़ कर सकते हो। इससे आपका जो कंटेंट है वो इनरिच होगा और दूसरों से थोड़ा अलग होगा। इसके बाद आते हैं कि आपको आंसर लिखना कैसे है। तो मेजरली तो पॉइंट्स में ही लिखने की कोशिश करिएगा, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन कवर कर पाते हो। अगर आप हिंदी मीडियम हो तब भी आप कोशिश करो आप छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखो, और उन पॉइंट्स को आप जस्टिफाई करो डेटा या फिर एग्जांपल्स दे कर के, ताकि जो आप पॉइंट्स लिख रहे हो वो बहुत शॉर्ट में ही बहुत इफेक्टिव हो जाए। और पॉइंट्स में लिखने के लिए आप प्रॉपर हेडिंग्स दीजिए। अगर आप किसी टॉपिक पे या लिख रहे हो उसमें आप पेस्टल अप्रोच यूज़ कर सकते हो, यानी कि पहले आप उसकी पॉलिटिकल साइड लिखो, फिर सोशल साइड लिखो, फिर इकोनॉमिक साइड लिखो। इस तरह से आपका जो आंसर है वो डाइवर्स रहेगा। फिर बात करते हैं एग्जाम्पल्स और डेटा की। तो सेम चीज़ जो मैंने बोली कि अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए आप यूज़ करोगे एग्जाम्पल्स और डेटा जो आपको मिलेगा आपकी करंट अफेयर से और आपकी खुद के कंटेंट से। एथिक्स हो गया, GS1 में हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कुछ भी है। जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, वो पूछते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो कैसे पता चलता है कि अभी के कंपैरिजन में वो अर्बन था। तो आप उसमें ग्रिड सिस्टम बताते हो, उनकी जो ईंटों का सिस्टम था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसको लिखते हो। इन सब के लिए आपको प्रॉपर एग्जांपल्स देने ज़रूरी हैं। आप चाहो तो वहाँ पे प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हो उनका ग्रिड सिस्टम जैसा था, कैसे वहाँ पे सेकंड 2 स्टोरी के घर थे। इन सबको आप एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई करोगे। फिर आता है मैप। मैप आप ज्योग्राफी में तो ऑफकोर्स यूज़ करते ही होगे, बट इसके अलावा आप डिफरेंट जगह यूज़ कर सकते हो। हिस्ट्री में अगर आपको किसी आर्ट एंड कल्चर में पोर्शन में दिखाना है कि किस राजा का कहाँ तक वो था, या मंदिर जो है 3 स्टाइल ऑफ टेम्पल है वो कहाँ कहाँ होते थे, तो आप वो आराम से दिखा सकते हो कि नागर स्टाइल, वेसारा स्टाइल कैसे कैसे किस एरिया में होते थे इंडिया के। इसके अलावा जैसे रीजनलिज्म हो गया, तो आप मैप बना के दिखा सकते हो कि किस एरिया में कौन से काइंड ऑफ रीजनलिज्म से इशू चल रहे हैं। यानी कि आप फर्स्ट इंडिया का मैप ड्रॉ कर लो और उसके बाद यहाँ पे आप दिखा दो कि इस एरिया में क्या रीजनलिज्म से रिलेटेड इशू चल रहा है, यहाँ पे विदर्भ रीजन में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट हो गया, तमिलनाडु में जो तमिल लोग हो रहे हैं, या कन्नड़ा में जो भाषा को लेकर के चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में नागा और डिफरेंट ट्राइब्स के बीच में जो चलता रहता है, मणिपुर में चल रहा है। इस तरह से आप इन इशूज़ को दिखा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेप्थ और विड्थ की। जो आपका जीएस में आपका अंडरस्टैंडिंग होता है या जो आप आंसर लिखते हो उसको आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ़ पेजेस होते हैं। आपने सारे डायमेंशंस कवर करने के चक्कर में अगर आप उसको बहुत डेप्थ में लिख दोगे तो आपके पास पूरी डायमेंशंस को कवर करने का स्पेस नहीं बचेगा। इसकी जगह आप बेटर होगा विड्थ को कवर करो, यानी कि आपने पॉलिटिकल यहाँ लिख दिया, इकोनॉमिकल यहाँ लिख दिया, सोशल यहाँ रख दिया, नया कोई टैक्स रिलेटेड आया है तो यहाँ लिख दिया। इस तरह से आपके जो 2 पेजेस हैं आराम से भर जाएंगे, 3 पेजेस हैं तो भी भर जाएंगे, और इन सबको जस्टिफाई करते चले गए आप एग्जाम्पल्स के थ्रू। आपको याद रखना है कि आपको डेप्थ को कवर नहीं करना है, विड्थ को कवर करना है। ऑलराइट। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्वेश्चन लिखते कैसे हैं। तो इंट्रो लिखना है आपको। सबसे पहले इंट्रो में आप पहले क्वेश्चन की डिमांड को समझिए, उसमें जो की आपका जो वर्ड है, कीवर्ड को आप डिफाइन कर दीजिए, और उसके बाद फिर बॉडी पे चलिए। मैं यूजुअली बोलती हूँ लोगों को कि आपको इंट्रो में ही मैप और फ्लो चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, पर अगर आप ट्राई कर रहे हो और आपके उससे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आप वो ट्राई कर सकते हो। फिर हम आते हैं बॉडी पे। बॉडी को आप डिवाइड कर, अगर बॉडी में डिफरेंट चीज़ें पूछी गई हैं तो आपका काम है कि आप उन सारों को आंसर करो। यानी कि अगर उसमें सिग्निफिकेंस पूछा गया है आपको वहाँ पे लिखना है, अगर चैलेंजेस पूछे गए हैं तो भी आपको जस्टिफाई करना है। तो इसीलिए अपनी बॉडी को पहले ही डिवाइड कर लीजिए सब हेडिंग्स में
कि आपने वहाँ चैलेंजेस लिखा देखा, आपने वहाँ पे चैलेंजेस लिख दिए। सबसे पहले इंट्रो में आपने डिफ़ाइन कर दिया रीजनलिज्म को, मान लीजिए। फिर आपने सिग्निफिकेंस डाला या कुछ भी उसमें क्वेश्चन है, फिर आपने चैलेंजेस डाले। उसके बाद आप उनका सॉल्यूशन दोगे और उसके बाद आप कंक्लूड करोगे। कंक्लूज़न में डिफरेंट काइंड ऑफ कंक्लूजन्स होते हैं, कैसे आप कर सकते हो, क्योंकि वो एंड में आता है। तो जो भी आपने यहाँ पे अपना पूरा आंसर लिखा हुआ है, इस पूरे को आपको लास्ट की 3 लाइन्स में कंक्लूड करना होता है। GS1 में कंक्लूज़न हिस्ट्री के आंसर्स को हो गया, तो आप उसको अभी के जो चल रहा है उससे रिलेट करके डाल सकते हो, यानी कि हिस्ट्री को आपने मॉडर्न टाइम से कनेक्ट कर दिया। GS2 के लिए बहुत ईजी होता है कि आप जो पॉलिटी वाला एरिया है या जो गवर्नेंस वाला एरिया है, उसमें आप DPSPs को कोट कर दो। कोई भी पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन आया या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया, गुड गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप उसमें DPSP डाल सकते हो। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाल सकते हो। नेशनलिज्म हो गया, वहाँ भी आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ काम करेगा। फंडामेंटल राइट्स डाल सकते हो जब गवर्नेंस पे कंट्रोल की बात आती है। इसके बाद GS3 में आप करंट के जो भी और भी चीज़ें हैं इसमें, आप उनको यूज़ कर सकते हो। स्कीम्स हो सकती हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट स्कीम्स आप यूज़ कर सकते हो। गवर्नमेंट की जो टैग लाइन्स होती हैं, जैसे सबका साथ सबका विकास, इस तरह की टैग लाइन्स आप यूज़ कर सकते हो। अमृत महोत्सव हो गया, या फिर जो 2047 को लेकर के बातें होती रहती हैं, विजन 2047, उसको आप डाल सकते हो। या वसुधैव कुटुंबकम हो गया, आप उसे डाल सकते हो। इन तरह की जो टैग लाइन्स आजकल आप सुनते होगे, इसके लिए आप मन की बात को कहीं से सर्च करके मन की बात के जो टैग्स होते हैं उनको आप निकाल लो और उनको यूज़ करो। सेम गोज़ विद GS4। इसके अलावा आप जो गवर्नमेंट कमेटीज़ होती हैं उन्हें भी अपने कंक्लूज़न में यूज़ कर सकते हो। जैसे सेकंड ARC की कमेटी है, उसको आप गवर्नेंस के किसी भी टॉपिक पे ऐड कर लो। सरकारिया कमेटी हो गई, वो इंटर आपके स्टेट और सेंटर के रिलेशंस पे काम आएगी। हाउसिंग पे अगर बात हो रही है तो आप गवर्नमेंट के जो अर्बन हाउसिंग पे स्कीम्स चल रही हैं उनको यूज़ कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे अपने GS5 और GS6 को लेकर के। GS5 और GS6 जो हैं वो यूपी स्पेसिफिक होते हैं। इसमें आप प्रॉपर यूपी के बारे में बात करते हो। आपको सबसे पहले तो यूपी का मैप बहुत अच्छे से आना चाहिए। जब लास्ट ईयर 2024 में क्वेश्चन आया था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि यूपी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को दिखाना था और उनका सिग्निफिकेंस बताना था। अगर आप यहाँ पे मैप ड्रॉ करके आराम से सारी की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को लिख दो, तो वो कितना आपके लिए स्कोरिंग हो जाएगा। आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी 1 बाय 1 सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को दिखाने की। इसी तरह से बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स जो होते हैं आप उसको दिखा सकते हो मैप पे। पर अगर आप GS5 और GS6 को कंक्लूड कर रहे हो तो आप इसको कर सकते हो इंडिया के साथ जोड़ करके। इस समय बजट आया हुआ है, आप उसको पढ़ लो, उसको आप यूज़ कर सकते हो। उसकी स्कीम्स बहुत सारी आई हुई हैं बजट में, आप उसको पढ़ के उसकी स्कीम्स को यूज़ करिए। और जो विज़न है यूपी के स्पेसिफिक, या 8 साल में जो यूपी की प्रोग्रेस वाली एक रिपोर्ट है आप उसको पढ़ लो। उसका डेटा बहुत अच्छा है, उसको आप यूज़ कर सकते हो 8 ईयर वाली प्रोग्रेस वाली रिपोर्ट से। अब हम बात करेंगे कि क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको कमिट नहीं करनी है इस पूरे मेंस जर्नी में, या जब आप मेंस दे रहे होगे उस टाइम पे। क्योंकि ये जो 4 दिन होते हैं ये आपके लाइफ के मोस्ट टायरिंग डेज होंगे, तो आपको इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होना है। तो जो ओपन मॉक्स हों या जो सिमुलेशन टेस्ट होते हैं जिसमें लगातार 4 दिन कोचिंग टेस्ट कराती है, एक तो पहले आपको अटेंड करना है, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसके अलावा अगर इस पॉइंट पे भी आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप अभी अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करिए। जो आप पेन यूज़ करते हो आप उसको चेंज करो, ताकि आपकी समहाउ हैंड राइटिंग स्पीड तेज़ हो। और अगर आपके रिवीजन में कमी आ रही है तो उसको बढ़ाइए, क्योंकि रिवीजन की कमी से ही आपकी स्पीड स्लो होती है। मैं टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करती थी मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप क्वेश्चन 11 से 20 तक जाओ, क्योंकि जब स्टार्ट में आप पेपर करो ना, शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है, छोटे क्वेश्चन हो या बड़े क्वेश्चन हो। तो बेटर है कि अगर 1-2 मिनट आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो तो आप 11 से 20 में लगाओ, ताकि जो बड़े 12 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो पहले हो जाएँ, और उसके बाद आप 1 से 10 वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट के लिए, आफ्टर कि आप पूरा अच्छे से रिवाइज़ कर चुके हो और आपने एक अपना स्पेसिफिक पेन चूज़ कर लिया है तब। और ये जो लैक ऑफ रिवीजन है इसको आप उनको सही करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि जब आपके पास लैक ऑफ रिवीजन होती है तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ कर के सोचते रहते हो कि क्या मुझे आगे लिखना है, और उस चक्कर में आपकी जो रिकॉल की स्पीड होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, और जिस वजह से आपको नॉर्मल जहाँ समय लगना चाहिए 7 मिनट वहाँ आपको लगते हैं 10 मिनट, पर इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा, तो आप पहले से ही सोच के चलिए। और इसके अलावा जो आपका क्वालिटी ऑफ आंसर होता है वो चेंज होता है, ख़राब हो जाता है। बहुत सारे बच्चे फ़ोन करके बोलते हैं कि मैम मेरा जो आंसर है वो मैं वही लिख कर आ रहा हूँ जो कि मैंने रूम पे पढ़ा था,
मैं कुछ नया नहीं लिख पा रहा हूँ, या जो मैं नया पढ़ रहा हूँ मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। तो उसके लिए आप कोशिश करो कि आप जो भी नया पढ़ रहे हो उसको बहुत बार रिवाइज़ कर लो, ताकि वो चीज़ें आपको पेपर के टाइम याद आएँ। अदरवाइज़ जो आपको आता होगा ना इन 1-2 सालों की तैयारी में, आप वही सेम चीज़ यहाँ भी लिख कर के आओगे। इसके लिए बेटर होगा कि आप बहुत बार रिवाइज़ करो। फिर अगर आपकी हैंडराइटिंग स्लो है तो बहुत समस्या आने वाली है आपको, क्योंकि आखिरी के क्वेश्चन तक पहुँचते-पहुँचते आपका हाथ थक जाएगा और आपकी हैंडराइटिंग ऑलरेडी गंदी हो जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, सिर्फ याद करने की बजाय लिख लिख कर याद करने पे फोकस करें, और इन 40 दिनों में अपनी हैंड राइटिंग पे ध्यान दें। फिर लैक ऑफ प्रैक्टिस से ही ये सारी दिक्कतें आएंगी, और लैक ऑफ प्रैक्टिस कब होगा? जब आप लेस नंबर ऑफ़ टेस्ट लगाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट आप 20 सेक्शनल टेस्ट और 20 फुल लेंथ टेस्ट तो लगाओ ही लगाओ। अगर आप इतने इन नंबर ऑफ़ टेस्ट लगा लेते हैं, अभी भी आपके पास समय है। आज 12 तारीख है और आपका पेपर है 29 मार्च को। अभी आपके पास इतना इनफ टाइम है कि आप आराम से 12 सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो, या आप 12 फुल लेंथ टेस्ट लगा लो। और टाइम बाउंड मैनर में आपको टेस्ट लगाना है। अगर आपने हाल ही फ़िलहाल में ही आंसर राइटिंग शुरू करी है तो आप टाइमर सेट करके बैठो 7 मिनट्स का, और आंसर लिखना शुरू करो। और जैसे ही 7 मिनट्स हो जाएँ आप उसको रोक दो। फिर आप जस्टिफाई करो कि क्या आपने इतना अच्छा आंसर लिख पाया इन 7 मिनट्स में जितना आपको लिखना चाहिए था, और उस हिसाब से अपने आप को मार्क्स दो। अगर आप स्टिल लेट कर दे रहे हो कि आपका अभी भी 7 मिनट में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या 10 मिनट में 12 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय मेहनत करने की, और बहुत ज़्यादा रिवीजन करने की, और बहुत ज़्यादा टेस्ट लगाने की। क्योंकि जब आप मेन पेपर हॉल में होगे ना, आपकी सीट के आसपास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खटर बटर होती रहेगी। कोई आपसे साइन कराने आएगा, कहीं कोई बात कर रहा होगा, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो आप मान के चलो 10 मिनट तो आपके ऐसे ही चले जाएंगे। फिर हम बात करते हैं वैल्यू एडिशन की। जो आपके नोट्स बन गए हैं ऑफकोर्स उनको तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन इसके अलावा वैल्यू एडिशन करते रहिए। वो आप, मैंने पहले बताया कैसे करोगे, कि आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिए, आपने मॉडल आंसर्स पढ़े, आपने टॉपर्स की कॉपीज़ देखी, और उनमें जो फ्लो चार्ट्स हैं, ये जो डिफरेंट न्यू मैप्स मिल जा रहे हैं आपको, डिफरेंट टॉपिक्स पे कुछ नया मिल जा रहा है, अब उनको यूज़ कर लो। इसके अलावा डिफरेंट कोचिंग सिस्टम में बहुत सारा निकाल के बैठी हुई है मटेरियल, सबको मत पढ़िए। आप स्टेशनरी एक दिन चले जाओ टाइम निकाल करके, एक दो स्टेशनरी पे जो जहाँ पे मिलती हैं ये सारी चीज़ें टेस्ट वगैरह, वहाँ एक दो नोट्स को पलट के देखो, जो आपको आपके हिसाब से अच्छे लगे आप उन्हें यूज़ करो, और उनको अपनी स्टडी में शामिल करो। इसमें मैंने तो यूज़ किया था ओनली IAS का मटेरियल कुछ कुछ, और उसके अलावा मुदित जैन सर की एथिक्स के नोट्स मैंने यूज़ किए थे। IAS हमने अपना निकाला हुआ है डायग्राम से रिलेटेड नोट, वो आप यूज़ कर सकते हो। और तेजस सिविल्स जो है ये काफ़ी अच्छा मटेरियल निकालते रहते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी कोचिंग्स आखिरी में डेटा शीट्स निकालेंगी, जो 2-4 दिन में ही आने वाली होंगी। इसको आप बहुत किसी भी एक कोचिंग का लेकर के अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिसमें मिनरल डेटा, सेंसस डेटा, और नए जो भी स्कीम्स हैं उनमें क्या चल रहा है वो सारा डेटा होता है एक साथ। आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बनाने के लिए, वो आप यहीं से लिख सकते हो, याद कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन लास्ट ईयर 2024 में मेक IAS ने निकाला था। एक बहुत छोटा सा बुकलेट था जिसमें कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे, और उससे क्या क्या करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे और उनके मॉडल आंसर्स थे। वो मुझे बहुत हेल्प किया था करंट अफेयर वाले जो टॉपिक्स हैं उनको टैकल करने में, तो आप इन्हें पढ़ सकते हो। वैसे तो UPPCS के टाइम UPSC के टाइम पे मेंस 365 आती है। अब मेंस जो UPSC का है उसको हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो वो थोड़ी पुरानी हो गई है। लेकिन अगर आप चाहो तो उसकी IR की बुकलेट और सोशल इश्यूज़ की बुकलेट यूज़ कर सकते हो, अगर आपका करंट अफेयर अभी अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। अगर अच्छे से प्रिपेयर है तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको कुछ भी करने की। इसके अलावा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, इन सारे जो यूपी की गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन दोनों पे नोट्स आप बना लो, या किसी कोचिंग के आप उठा लो, ताकि आपके पास एक सारी जगह हो जाए, और जब आप अपना आंसर लिख रहे हो किसी भी सिंपल टॉपिक पे तो आप उसको कवर कर सको। इसके अलावा बार बार जो आपका डेटा है, आपने मान लो 2 ही 4 चीज़ें याद करी और आप उसको ही रिपीट कर दे रहे हो, सेम पॉइंट्स को रिपीट कर दे रहे हो, तो उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। इन जनरल 4.5-5 नंबर जो आपको मिलना होगा उसकी जगह आपको 2 या 3 मार्क्स ही मिलेंगे। और इस तरह से आप भले ही पेपर अच्छा चला जाए, आपको लगे आपने पूरा भर दिया है, सारा कुछ हो गया है, पर आपकी क्योंकि जो लिस्ट में नाम आना है, आपका गोल ये है, ये यूनिवर्सिटी मार्क्स नहीं है कि आपने पेपर भर दिया आपको 60% मिल गया। आपको हर किसी एक इंसान से +2 मार्क्स ज़्यादा लाने हैं, तभी आप ऊपर की रैंक आ पाएगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे।
फ्लो चार्ट, मैप्स और डायग्राम्स, इनको उल्टा सीधा नहीं बनाना है, सही जगह पे यूज़ करना है। बिल्कुल बेसिक सा फ्लो चार्ट मत बना दीजिएगा कि फ्लड क्या होता है तो फ्लड बना करके बारिश बना दिया और कुछ भी। सेम गोज़ विद मैप्स, अगर नीड है तो आप बनाइए बिल्कुल, पर अननेसेसरी मत बनाइएगा। और जो डायग्राम्स हैं उनको बहुत अच्छे, लेकिन आप जो भी बना रहे हो ना इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अगर वहाँ पे आप हौच पौच बना दोगे जो कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो वो और भी आपके लिए एग्जामिनर के लिए डिस्टर्बिंग हो जाएगा। और आप जो भी ड्रॉ करो ना, ट्राई करो कि उसको आप एक बॉक्स में कवर कर दो ताकि वो देखने में सुंदर लगे। आप सबसे पहले तो वर्ल्ड का मैप बनाना ट्राई करो कि आप सीख जाओ 1 मिनट के अंदर अंदर ही। इंडिया का मैप बनाना तो ऑलमोस्ट सबको आता है, वो हो जाएगा। और यूपी स्पेशल के लिए आपको उत्तर प्रदेश का मैप सीखना पड़ेगा और इसकी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गई आपकी, या जो आपका सॉइल डिवीज़न है वो क्या है, या जो पूर्वांचल और ये जो रीजन्स हैं यूपी के वो उनको पढ़ना पड़ेगा आपको। किस जगह पे कौन से फोक डांस होते हैं, लैंग्वेजेस कौन सी बोली जाती हैं, ट्राई करिए आप डिफरेंट डिफरेंट मैप्स को याद कर लीजिए। इसके बाद आता है स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर। तो कोशिश करिए कि आप अपनी स्पेलिंग्स को गलत ना करें। अगर आप कर दे रहे हो तो उसको सही करने की कोशिश करो, क्योंकि वो जो एग्ज़ामिनर बैठा हुआ है वो प्रोफेसर लेवल पे है। और जो भी प्रोफेसर्स होते हैं वो थोड़े से रहते हैं जेन्युइनली स्ट्रिक्ट स्पेलिंग्स को लेकर के या ग्रामर को लेकर करके। तो कोशिश करिए अपना जो आधा नंबर है, 1 नंबर आप गलतियों से काट दोगे, उसको सही रखो। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन को समझने की, तो 50 लाइन के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी लेंदी हो जाते हैं और कभी कभी उनको समझना मुश्किल हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से समझो और पहले ही अपने रफ वर्क में उसकी जो चैलेंजेस हैं या जो उसमें सिग्निफिकेंट चीज़ें लिखनी है आप उनको ड्रॉ कर लो। कि उसको एक प्रॉपर पैटर्न में बना लो कि पहले ये लिखना है फिर ये लिखना है, ताकि जो मेन आप आंसर लिख रहे हो उसमें आप गलतियाँ ना करो। फिर हम बात करते हैं हेल्थ की। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो लास्ट के 4 दिन हैं यानी कि 29-30, उसमें आप बिल्कुल हेल्दी रहो। यानी देखो, सबसे पहले आपका पेपर होगा हिंदी और ऐसे का। यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हिंदी भी आपने बहुत बार पढ़ी होगी और ऐसे भी आसान है, कोई बात नहीं। GS1 GS2 क्योंकि सेकेंड डे आप बिल्कुल टायर्ड नहीं हो। फिर 31 GS3 और GS4, ये दोनों ही पेपर काफ़ी लेंदी आ रहे हैं और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाओगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को डिहाइड्रेटेड रखो प्रॉपरली। और आप ऑलरेडी यहाँ 2 पेपर में 6-6 घंटे लगातार बैठ करके मेहनत कर रहे हो और रिवाइज़ कर रहे हो, आकर के पढ़ रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो, तो आप ऑलरेडी यहाँ तक आते आते एकदम एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो आप ट्राई करो कि आप हेल्दी खाना खाओ, अपने हाइड्रेशन पे ध्यान रखो और ये अभी से आप ट्राई करो कि अभी से बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना लो, ताकि उस पॉइंट पे आते आते आप एकदम लो ना फील करो। क्योंकि लास्ट ईयर मेरी बहुत सारे लोगों से ग्रुप पे दिखती थी मैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे फ़ीवर हो रहा है। कई सारी लड़कियाँ थी जो कि बेहोश होकर सेंटर पे गिरी हैं, जो मैंने देखा है खुद से। तो आप ट्राई करो। हाँ, तो मैं स्वेलिंग हो जाती है, उसके लिए आप मूव रखो अपने पास या वॉल्नी का स्प्रे ले लो, जिसको आप पेपर होने के बाद अपने आप पे स्प्रे कर लो। कॉफ़ी पियो, पर कॉफ़ी से डिहाइड्रेशन होता है, तो वो याद रखना है कि आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, काफ़ी सारा पानी पीना है। इसके बाद हम बात करते हैं फूड। जब ब्रेक होता है ना 1-2 घंटे का, उसमें बहुत कम टाइम होता है और मोस्ट ऑफ द पीपल बाहर का ही खाना खा रहे होते हैं और उसकी वजह से कई बार होता है आपकी बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर पाती और आपको दिक्कत हो जाती है। तो ट्राई करो कि इस बीच आप हेल्दी खाना खाओ। प्रोटीन बार आप चाहो तो अपने पास रख सकते हो, ताकि आप ब्रेक में प्रोटीन बार खा लो और आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे। आप ग्लूकोज ले सकते हो, आप ORS ले सकते हो इस बीच, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। इसके अलावा एक मेडिकल किट लेकर के आइएगा, क्योंकि आप लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह से सेंटर पे जाओगे। तो एक अपनी प्रॉपर मेडिकल किट बना लेना, जिसमें आप नॉर्मल फीवर की दवा, कोल्ड की दवा रख लो और सर दर्द की दवा रख लो, ताकि आपको उस पॉइंट पे अगर शाम में भी आप बीमार पड़ो तो आप तुरंत के तुरंत अपना इलाज कर सको। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी, पर अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। पर ध्यान रखना, आपको अपनी हेल्थ का इन 40 दिनों में बहुत ध्यान रखना है ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।